नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक कंपनी जो फिल्में भी बनाती है और बड़े-बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी, वो आखिर चलती कैसे है? मतलब दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया है ना? तो आज हम इसी दिलचस्प कंपनी पीवीपी वेंचर्स की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये पीवीपी वेंचर्स आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब ये साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर एक नज़र डालेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी पुरानी मुश्किलों को सुलझाया। और हाँ, सबसे ज़रूरी सवाल, इनका पैसा आता कहाँ से है? और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर देखेंगे कि क्या कंपनी किसी नए रास्ते पर चल पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये पीवीपी वेंचर्स है क्या? तो देखिए, असल में ये एक होल्डिंग कंपनी है जो 1991 में बनी थी। अब इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि हैदराबाद के एक बड़े पीवीपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, जो कई अलग-अलग बिजनेस को कंट्रोल करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी छतरी हो, जिसके नीचे कई दूसरी कंपनियां अपना-अपना काम कर रही हैं। और ये जो होल्डिंग कंपनी है, मतलब पीवीपी वेंचर्स, वो इन सभी कंपनियों में एक कंट्रोलिंग हिस्सा रखती है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये एक ही वक्त में कई अलग-अलग सेक्टर्स में अपना हाथ आजमा पाती है। तो ऑफिशियली अगर देखें तो इनके इंटरेस्ट काफ़ी फैले हुए हैं। रियल एस्टेट है, जिसमें बड़े-बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स और घर बनाने का काम शामिल है। और दूसरी तरफ है मीडिया और एंटरटेनमेंट, मतलब फिल्में बनाना, फिल्मों में पैसा लगाना। कागजों पर तो ये एक मल्टी टैलेंटेड कंपनी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असलियत भी यही है? चलिए आगे इसी की पड़ताल करते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि कंपनी क्या है। अब देखते हैं कि इनके आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है, वो है पार्टनरशिप का। अब ये स्लाइड ना बड़ी कमाल की चीज दिखाती है। एक तरफ है अतीत और दूसरी तरफ है वर्तमान। देखिए, इनका एक पुराना जॉइंट वेंचर था, नॉर्थ टाउन एस्टेट्स, चेन्नई में एक बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट। लेकिन यह प्रोजेक्ट पूरा होने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। और फिर दूसरी तरफ देखिए, ठीक इसी साल फरवरी 2024 में इन्होंने चेन्नई में ही एक बिल्कुल नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर। तो एक तरफ पुरानी मुश्किलें और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक नई ताजा शुरुआत। ये कंपनी के बदलते हुए अप्रोच को साफ दिखाता है। और ये पार्टनरशिप वाला पैटर्न सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। इन्होंने रेनबो फाउंडेशंस के साथ मिलकर 6 अधूरे टावर्स को डेवलप करने का बीड़ा उठाया है और कासा ग्रैंड बिल्डर्स के साथ भी एक 12 एकड़ की जमीन पर काम कर रहे हैं। तो यहां एक बात तो बिल्कुल साफ है, पीवीपी वेंचर्स अकेले चलने में यकीन नहीं रखते, खासकर रियल एस्टेट में। ये इंडस्ट्री के बड़े और स्थापित प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने इनके प्रोजेक्ट्स देखे, इनकी स्ट्रैटेजी देखी, लेकिन किसी भी कंपनी के भविष्य को समझने के लिए ना उसके अतीत की बैलेंस शीट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पीवीपी वेंचर्स ने अपनी पुरानी फाइनेंशियल उलझनों को कैसे सुलझाया, या कहें कि अपने बही खातों की सफाई कैसे की। तो इनकी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक थी एक भारी भरकम बैंक का कर्ज। ये कर्ज इनकी एक सब्सिडरी, मतलब एक सहायक कंपनी पर था। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़े बिना आगे का रास्ता साफ नहीं हो सकता था। तो इसका हल कैसे निकला? मार्च 2022 में कंपनी ने कैनरा बैंक के साथ एक वन टाइम सेटलमेंट किया और रकम थी पूरे 95 करोड़ रुपए। ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को पटरी पर लाने के लिए कितनी सीरियस थी। और ये सेटलमेंट भी एक प्रोसेस के तहत हुआ। पहले 9 करोड़ रुपए का एक अपफ्रंट पेमेंट किया गया, उसके बाद बची हुई 86 करोड़ की रकम पीवीपी वेंचर्स ने चुकाई। और तो और जून 2022 तक लगभग 33 लाख रुपए का एक जुर्माना भी भरा गया। मतलब पूरी तरह से इस मामले को क्लोज कर दिया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये फाइनेंशियल क्लीनअप सिर्फ बैंक के कर्ज तक ही नहीं रुका था। इसके अलावा कंपनी ने अपने डिबेंचर से जुड़ी देनदारियों को भी निपटाया। डिबेंचर मतलब एक तरह के लोन बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो टेबल है, ये इस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के स्केल को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, वित्त वर्ष 2023 में इन्होंने डिबेंचर सेटलमेंट किया। इसमें लगभग 371 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट माफ करवाया गया। लेकिन असली कहानी तो ब्याज में है। लगभग 7,445 लाख रुपए का जो जमा हुआ ब्याज था, उसे भी माफ करवा लिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था अपनी बैलेंस शीट को हल्का करने के लिए।
तो ठीक है, कंपनी ने अपने पुराने कर्ज चुका दिए, बही खाते साफ कर लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में कंपनी का पैसा आता कहाँ से है? मतलब इनका रेवेन्यू इंजन क्या है? चलिए अब पैसे के इस रास्ते को फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, कंपनी रियल एस्टेट और मीडिया दोनों में काम करती है। लेकिन जब हम वित्त वर्ष 2023 के रेवेन्यू के आंकड़ों को देखते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल एक तरफा नजर आती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाला है। कंपनी की कुल कमाई का 91%, जी हां 91% हिस्सा सिर्फ एक चीज से आया है, जमीन की बिक्री से। बाकी जो मूवी राइट्स और फिल्म फाइनेंसिंग है वो तो बस 9% में सिमट कर रह गया। और अगर हम इसे बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। रियल एस्टेट सेगमेंट ने 91% रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि मीडिया से जुड़ी सारी एक्टिविटीज मिलकर भी सिर्फ 9% ही ला पाईं। मतलब कमाई के मामले में रियल एस्टेट का दबदबा एक तरफा है। तो अब तक हमने क्या देखा? कंपनी की एक जटिल पहचान है, ये पार्टनरशिप पर भरोसा करती है, इन्होंने अपने फाइनेंस ठीक किए हैं और इनका ज़्यादातर पैसा रियल एस्टेट से आता है। अब इन सब डॉट्स को 2024 की कुछ हालिया घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, शायद हमें कोई नया पैटर्न नजर आए। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है, खासकर फरवरी 2024 का महीना। 13 फरवरी को कंपनी एक नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर के आनंद कुमार को अपॉइंट करती है और इसके ठीक 8 दिन बाद 21 फरवरी को ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के साथ उस बड़ी रियल एस्टेट डील का ऐलान हो जाता है जिसकी बात हमने पहले की थी। मतलब एक नया फाइनेंशियल लीडर आता है और एक हफ्ते के अंदर ही एक बड़ा रियल एस्टेट मूव लिया जाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? कंपनी अपने बिजनेस ओवरव्यू में आज भी यही कहती है कि ग्रुप शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म निर्माण और फिल्म फाइनेंसिंग में लगा हुआ है। मतलब कागजों पर अभी भी दोनों बिजनेस बराबर हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, फाइनेंशियल डेटा और हाल के फैसले एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अपने बही खातों को साफ करने के बाद और एक नई लीडरशिप के साथ बड़े रियल एस्टेट सौदे करने के बाद, क्या पीवीपी वेंचर्स अब साफ तौर पर अपने सबसे मुनाफे वाले सेक्टर यानी रियल एस्टेट की तरफ पूरी तरह से मुड़ रही है? क्या हम एक कंपनी को एक बुनियादी बदलाव के दौर से गुजरते हुए देख रहे हैं जो अपना भविष्य अपने असली फाइनेंशियल इंजन के साथ जोड़ रही है?